Hello everyone, welcome back to Line CS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने current affair की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 94 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is which among of the following is slash are correct. पहला है आपका goods and services tax. GST is a destination based tax on the consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture to final consumption with the credit of taxes paid at the previous stage available एज सेट ऑफ. तो आपको करेक्ट बताना है जीएसटी के बारे में. पहला कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि कंजप्शन पे लगेगा. दूसरा ये प्रपोज किया गया है सारे स्टेजेस पे मैन्युफैक्चर से लेकर फाइनल लेवल तक. ओके और इसमें आपके टैक्सेस भी इंक्लूड करे जाएंगे. तो क्या इसके सही है? ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन? एंड आंसर विल बी बोथ, दोनों सही हैं. तो द हिंदू में आपने द एडिटोरियल देखा होगा जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 2.0 वर्जन के बारे में बात करी गई है, इसलिए आपका न्यूज़ का पार्ट हो जाता है. तो हम इसके बेसिक से दोबारा स्टार्ट करते हैं. जितनी बार रिविजन करें उतनी बार कम होता है वैसे भी. तो गुड्स एंड सर्विसेज आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ जा रहा है ये, ठीक. तो एक होता है आपका ओरिजिन बेस्ड विच मीन्स जहाँ से बन रहा है, ठीक. और दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जो एंड इसका फाइनल कंज्यूमर है तो वो इसको यहाँ पे पे करेगा. दूसरा भी बिल्कुल ठीक था स्टेटमेंट कि ये फाइनल कंजप्शन पे लगने वाला टैक्स है. इन अ नटशेल ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर. सो यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर पे होगा. बट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन. तो ये बताना है कि किस तरीके से आपका डेस्टिनेशन बेस्ड होता है. तो यहाँ पे जो आपका कंजप्शन होगा यहाँ पे the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply. तो जीएसटी काउंसिल इसके लिए हमारी बनी. अब कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा कि जीएसटी कितना कहाँ लगेगा? तो ये जीएसटी काउंसिल होगी जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक. यहाँ पे आपका सेस सरचार्ज जो डिवाइड किया जाता है सेंटर के थ्रू, स्टेट के थ्रू, लोकल बॉडीज़ के थ्रू, इनको सबज्यूम करा जाएगा जीएसटी में. आर्टिकल 366 के अंदर 12A जो है पार्ट उसमें अमेंड किया गया था आपके 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका 2016 में हुआ था, जहाँ पे डिफाइन किया गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को. और यहाँ पे एग्जम्पशन है, इंपॉर्टेंट होता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को इसमें एग्जाम किया गया है, इसको बाहर रखा गया है जीएसटी के उससे. और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैव टेम्परेली केप्ट आउट ऑफ इट एंड जीएसटी काउंसिल शैल डिसाइड ऑन द डेट फ्रॉम विच दे शैल बी इंक्लूडेड इन द जीएसटी. सो अभी टेम्परेरी पीरियड के लिए इनको बाहर रखा गया है, बट बाद में ये अंदर इनको करा जा सकता है. फर्दरमोर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी से बाहर रखा गया अभी तक. It will be a dual GST with the center and state simultaneously levying it on a common tax base. GST to be levied by the center on intra-state supply of goods and the service would be called central GST and that will be levied by state, that will be called state GST. तो CGST रेस GST होगा और जो integrated GST होगा वो आपका IGST कहा जाएगा. Introduction of GST required amendment in the constitution so as to simultaneously empower the center and state to levy and collect taxes. Okay, the constitution of India has amended by the constitution 101, अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया. आर्टिकल 246A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है सेंटर को और स्टेट को कि वो जीएसटी को लेवाई करे और कलेक्ट कर सके, टैक्सेस को लेवाई करे, कलेक्ट कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना है. द 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 कन्फर्म्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली विद द स्पेशल स्टेटस एंड रीडिजाइन्ड इट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड डेजिग्नेटेड द दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेटर एज लेफ्टिनेंट गवर्नर. दूसरा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द दिल्ली चीफ मिनिस्टर असिस्ट एंड एडवाइज द LG विच इज लेफ्टिनेंट गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर डिस्क्रिशन functions except in the case the LG has to act is in his/her own discretion. If there is a difference of opinion between the ministers, the LG and the latter should refer the matter to the president of the country for a decision and act in accordance with that. LG is not authorized to promulgate the ordinances during the recess of the legislative assembly. आपको इनकरेक्ट बताना है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में. तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या 1991 में आया था? क्या इसने यूटी और दिल्ली के बारे में बात करता है, स्पेशल स्टेटस की बात करता है, ठीक. दूसरे में ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किया जाता है दिल्ली चीफ मिनिस्टर के थ्रू. क्या यहाँ पे सही है? एडवाइस जो होगा LG का वो उनके एक्सरसाइज में होगा कि इसमें कौन एडवाइस करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा, ठीक. तीसरा ये कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंस होता है ओपिनियन में मिनिस्टर LG के तो जो मैटर है वो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा और डिसीजन उसके अकॉर्डेंस में होगा. LG इज नॉट ऑथराइज्ड टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको बताना है. आंसर होगा इसका
डी, विच मीन्स आपका लास्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका असेंबली रिसेस में है तो एलजी के पास पावर होगी कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करें। ये देखा होगा आपने द हिंदू में आर्टिकल जहाँ पे लेट्स रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी केजरीवाल टेल्स एलजी। सो फिर से ये हमने जो पीछे डिस्कस किया था उसी को यहाँ पे बता रखा है दोबारा से। तो असेंबली के पास पावर है, दिल्ली जो है उन यूनियन टेरिटरीज में से आती है जिनके पास आपकी लेजिस्लेचर की पावर है, सॉरी जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है। तो यूटी विद लेजिस्लेचर में आपका दिल्ली भी आता है, ठीक। और यहाँ पे फिर एक बॉडी हमें देखने को मिलती है जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है अगर आपकी असेंबली रिसेस में है। Each such ordinance should be approved by the legislative assembly within the 6 months from its reassembly। एक बार इशू तो हो गया, बट अगर जब आपकी रीअसेंबली होगी तो उसके 6 वीक के अंदर उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। एलजी में ऑल्सो विड्रॉ ऑर्डिनेंस एनी टाइम, सेम पावर जैसे प्रेसिडेंट की होती हैं कि वो लाइक आपकी नॉट प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपको एलजी को ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करने की पावर है वो फ्री दे रखा है, कभी भी कर सकते हैं। Which among of the following slash are correct? आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। The scope of pardoning power of president under Article 72 is wider than the pardoning power of governor under Article 161. President can grant pardon in all cases where the sentence is given is the sentence of death, but the pardoning power of the governor does not extend to the death sentence cases. A only, B only, both या none? इसका आंसर होगा आपका बोथ, दोनों सही हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा आपने, गवर्नर्स पार्डन पावर ओवरराइड्स 433A। अब हम यहाँ पे क्योंकि पार्डनिंग पावर तो पिछले कई सेशन में डिस्कस हो रखी है तो ये 433A देख लेते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर ऑफ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स इवन बिफोर दे हैड सर्व अ मिनिमम 14 ईयर प्रिजन ऑफ सेंटेंस। तो अगर 14 साल मिनिमम 14 साल भी अगर उन्होंने सर्व नहीं किया है तो स्टिल गवर्नर क्या कर सकता है, प्रिजनर्स को पार्डन कर सकता है। और यहाँ पे वो जो सीआरपीसी का आपका सेक्शन 433A है जहाँ पे मैंडेट किया गया है कि ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ जेल के बाद उन्हें यहाँ पे पार्डन मिल सकता है, इसको ये ओवरराइड करिए गवर्नर की पार्डनिंग पावर। तो यहाँ पे भी इसी को डिस्कस किया गया है, आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। Article 433A cannot and does not in any way affect the constitutional powers conferred on the President Governor to grant pardon under the Article 72-61 of the Constitution 161. Which among of the following is the shall correct? Blue bonds are the innovative ocean financing instrument whereby funds raised are earmarked exclusively for project deemed ocean friendly. Singapore launched the world's first sovereign blue bond. A only, B only, both या none? And your answer will be A only, क्योंकि आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर नहीं है, रिपब्लिक ऑफ सेशल्स है। सो यहाँ पे ब्लू बॉन्ड से होते हैं जो आपकी ओशन फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक तरीके से, तो समझ गए होंगे आप, पहला बिल्कुल ठीक है। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स लास्ट ईयर लॉन्च दी वर्ल्ड्स फर्स्ट सोवरेन, ये लास्ट ईयर छोड़ी, लेकिन दुनिया का जो पहला सोवरेन ब्लू बॉन्ड है वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स ने आपका लॉन्च किया था। तो ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को ताकि उन्हें मोबिलाइज करें ब्लू इकॉनमी की तरफ। ब्लू इकॉनमी आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे काम करता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिक क्लॉज? आपको यूनिक क्लॉज के बारे में करेक्ट बताना है। अडॉप्टेड एंड साइंड इन 1982, इट बिकेम इफेक्टिव इन द ईयर 1994। इट रिप्लेस द फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन ऑफ अप्रैल 1958 विच रिस्पेक्टिवली कंसर्न द टेरिटोरियल एरिया एंड कंटीजियस जोन एंड द कंटिनेंटल शेल्फ एंड द हाई सी फिशिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज ऑन द हाई सी। तीसरा है द कन्वेंशन हैज़ बिकम द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़, या फिर ऑल ऑफ दी। आपको करेक्ट बताना है और आंसर होगा आपका डी, सारे सही हैं। सो ये हमने इससे पहले कई बार डिस्कस किया, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। Which among of the following is correct? Socio-economic caste census of 2011 was a major exercise to obtain data about socio-economic status of various communities. It had two components: a survey of rural and urban household and ranking of these households based on the preset parameter and a caste census. And your options are A only, B only, both या none. And your answer is both, which means दोनों स्टेटमेंट सही है। सो SC/ST की जो डिटेल्स होती हैं वो आपकी कलेक्ट की जाती हैं, इसमें बेसिकली कास्ट सेंसस है ये, ठीक। और यहाँ पे आपका किस तरीके से होता है, ये आपका 2011 में हुआ था, मेजर एक्सरसाइज हुई थी एक तरीके के। और यहाँ पे आपका रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में रैंकिंग दी जाती है, हाउस होल्ड के प्री सेट पैरामीटर्स होते हैं, कास्ट सेंसस होता है। ओनली डिटेल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन बताता है ये, लेकिन इसका डेटा रिलीज़ नहीं किया गया है, कुछ डिटेल्स रिलीज़ करी गई थी। एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1951 to 2011 हैज़ पब्लिश्ड द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बट नॉट अदर कास्ट।
तो बट द एवरी सेंसस अंटिल 1931 हैड अ डेटा ऑन कास्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो आपकी किस तरीके से बताएंगे वो कलेक्ट कैसे किया जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन भी है यहाँ पे मेथड। सेंसस जो प्रोवाइड होता है ये पॉपुलेशन का एक तरीके से पोर्ट्रे होता है किस तरीके से, और सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक तरीके से बेनिफिशियरीज को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये आया जाता है। सेंसस किसके थ्रू कराया जाता है, ये आपका एक्ट 1948 का एक्ट है, इसके थ्रू इसको कॉन्फिडेंशियल कंसिडर किया जाता है। जबकि जो आपका SECC है ये ओपन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसका यूज़ कर सकते हैं। आइन अकबरी वॉज रिटर्न बाय, किसने लिखी थी, अकबर, अबुल फजल, बीरबल, अब्दुल रहीम, एंड योर आंसर विल बी बी अबू फजल। पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी आइन अकबरी। अबोर ट्राइब बिलोंग्स टू, आपको बताना है किससे बिलोंग करती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। अबोर ट्राइब किससे बिलोंग करती है, और आपका आंसर होगा इसमें डी अरुणाचल प्रदेश। न्यूज़ का पार्ट इसलिए था क्योंकि इनको शेड्यूल ट्राइब के उसमें से रिलेटेड कुछ बात आई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजेशन शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 366(25) जो है वो उसी पे प्रोवाइड करता है कि शेड्यूल ट्राइब्स प्रोसेस टू डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब मीन्स सच ट्राइब और कम्युनिटी विद एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 342। तो 366 ये बोलता है कि 342 के अंदर जो लिखा है वो आपकी शेड्यूल ट्राइब्स होंगी, और 342(1) के अंदर क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट आपका किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कंसल्ट करके वहाँ के गवर्नर के साथ या फिर किसी पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगा किसी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को कि वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो वहाँ पे वो शेड्यूल ट्राइब्स कंसिडर किए जाएंगे। ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो शेड्यूल ट्राइब्स को मिले हैं, आर्टिकल 15(4), 29, आर्टिकल 19, आर्टिकल 46, 350 हो गया, फिर आपका ये यहाँ पे 23, 24 हो गया। इकोनॉमिक सोशल सेफगार्ड, इकोनॉमिक सेफगार्ड 275 हो गया। फिर आपका पॉलिटिकल सेफगार्ड में 164, 330 हो गया। फिर आपका 337 हो गया, 334 हो गया, 243 हो गया, 371 हो गया। सर्विस सेफगार्ड आपके यहाँ पे हो गए। सो ये सब आप एक बार ये एट अ ग्लांस में आपको ये सब चीज़ें मिल गई हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मेन आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। Which among of the following is correct? Shilpgram is to promote folk and tribal art and craft of the zone by organizing seminar, workshop, exhibition, craft fair, design, development and marketing support to artists living in the rural area. Octave is to promote and propagate the rich culture heritage of Northeast region comprising 8 states: Arunachal, Assam, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Manipur, Tripura, and to the rest of the India. Options are A only, B only, both and none. And your answer will be बोथ, दोनों बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शिल्पग्राम जो कि आपका फोक और ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए है, कहाँ पे, रूरल एरिया में। दूसरा ऑक्टेव जो है ये इन 8 स्टेट्स से डेडिकेटेड है, यहाँ के रिच कल्चर हेरिटेज को प्रोपोगेट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, मेघदातु प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब। एंड आंसर विल बी ए विच इज़ कर्नाटका। बेसिकली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपका ये कर्नाटका एक डिस्ट्रिक्ट में, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात चल रही है। ठीक, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो ये आपका बेंगलुरु को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, प्लस उसके नेबरिंग एरियाज में। न्यूज़ का पार्ट क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु इसका अगेंस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि CWDT एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड दैट द एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल इन कावेरी बेसिन वर एडिक्वेट फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, सो कर्नाटक प्रपोजल इज टू ex facie अनटेनेबल एंड शुड बी रिजेक्टेड आउटराइट। क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि ऑलरेडी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है, फैसिलिटीज़ है सॉरी, वो सही है, तो ये प्रोजेक्ट आपका अननेसेसरी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।